देखिए, जासूसी की दुनिया में ना कुछ नाम बस फुसफुसाए जाते हैं और कुछ लेजेंड बन जाते हैं। अजीत डोभाल वो एक ऐसा ही नाम है। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इंडिया के सबसे सीक्रेटिव स्पाई मास्टर की कहानी से। एक ऐसे इंसान की कहानी जिनकी जिंदगी किसी स्पाई नॉवल से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। जरा सोचिए, 7 साल तक एक झूठ में जीना, हर बातचीत एक गैम्बल, एक गलत लफ्ज, एक छोटा सा गलत कदम और गेम ओवर। पकड़े जाना, टॉर्चर और शायद उससे भी बुरा कुछ। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये अजीत डोभाल की असली ब्रूटल रियलिटी थी, जब वो दुश्मन के इलाके में इंडिया की आंख और कान थे। तो कहानी शुरू होती है उनके सबसे डेयरिंग मिशन से। 7 साल, पूरे 7 साल अजीत डोभाल पाकिस्तान की जमीन पर एक साए की तरह रहे, एक इंडियन अंडरकवर एजेंट। ये बस एक मिशन नहीं था, ये आग से खेलने जैसा था। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना था। ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, जरा इसके पीछे का मेंटल प्रेशर सोचिए। लाहौर की गलियों में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर घूमना, एक पूरी नई कल्चर, एक नया तरीका अपनाना और हर पल, हर सांस के साथ अपनी झूठी कहानी को सच साबित करते रहना। ये एक ऐसा बोझ है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। और खतरा तो हमेशा बिल्कुल आसपास ही था। एक किस्सा है, एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग ने उन्हें साइड में बुलाया। उनके कान में पियर्सिंग के निशान देखकर धीरे से कहा, तुम हिंदू हो। वो आदमी खुद एक रिफ्यूजी था। उसने डोभाल को चेतावनी दी, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो वरना पकड़े जाओगे। सोच लीजिए, एक इतनी सी डिटेल और पूरा ऑपरेशन तबाह हो सकता था। लेकिन डोभाल की कहानी सिर्फ अंडरकवर ऑपरेशंस की नहीं है। उनकी जो स्ट्रैटेजिक सोच है, उनका जो मेथड है, उसकी नींव तो उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही रख दी गई थी। जब वो एक यंग पुलिस ऑफिसर थे, तभी उन्होंने दिखा दिया था कि वो कुछ अलग हैं। तो देखिए, 1968 में आईपीएस ज्वाइन करने के बाद 1972 में डोभाल को सीधा थलासेरी दंगों के बीच भेज दिया गया। वहां उन्होंने फोर्स यूज करने के बजाय बातचीत का रास्ता चुना, टेंशन को कम किया और एक हफ्ते के अंदर शांति बहाल कर दी। उनका ये काम इतना कमाल का था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की नज़र उन पर पड़ी और बस उन्हें तुरंत आईबी में रिक्रूट कर लिया गया। फिर 1980s में मिजोरम, जो लगभग 20 साल से इंसर्जेंसी की आग में जल रहा था, वहां डोभाल को भेजा गया। और यहां भी उनका तरीका वही था, फोर्स नहीं, स्ट्रैटेजी। वो सीधा उस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के अंदर घुस गए, वहां के की मिलिटेंट कमांडर्स को तोड़ा, उन्हें अपनी तरफ किया और पूरे विद्रोह को अंदर से ही तोड़ दिया। और इसी की वजह से 1986 का हिस्टोरिक मीजो पीस अकॉर्ड पॉसिबल हो पाया। अब आते हैं उनके शायद सबसे लेजेंडरी फील्ड ऑपरेशन पर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। जब गोल्डन टेम्पल पर मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया था, तब डोभाल ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसकी मिसाल आज भी इंटेलिजेंस सर्कल्स में दी जाती है। उनका प्लान बिल्कुल फिल्म जैसा था, पर 100% रियल। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भेस बदलकर वो मिलिटेंट्स के पास पहुंचे और कहा कि वो एक आईएसआई एजेंट है जो उनकी मदद करने आया है। कई दिनों तक उनके बीच रहकर उनका ट्रस्ट जीता और इस दौरान उनके ठिकानों, उनके हथियारों, हर चीज की वाइटल इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और इसी इंटेलिजेंस की बदौलत एनएसजी ने एक बिल्कुल प्रिसाइज रेड की जिसमें ना के बराबर कैजुअलिटीज हुई। और उनकी इस अनबिलीवेबल ब्रेवरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो इंडिया के टॉप मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात, वो हिस्ट्री के पहले पुलिस ऑफिसर बने जिन्हें ये सम्मान मिला। ये दिखाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन डोभाल की स्किल्स सिर्फ कोवर्ट ऑपरेशंस तक ही नहीं हैं, वो एक जबरदस्त नेगोशिएटर भी हैं। और इस स्किल का सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब इंडिया अपने सबसे बड़े हाईजैकिंग क्राइसिस में से एक से गुजर रहा था। साल था 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो चुकी थी। उसे तालिबान कंट्रोल कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया था। प्लेन में 155 लोग थे। उनकी जिंदगियां दांव पर थी और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। इस हाई स्टेक्स नेगोशिएशन के सेंटर में डोभाल भी थे, इंडिया की टीम का एक की हिस्सा। उनका प्राइमरी गोल एक ही था, सभी 155 हॉस्टेजेस की सेफ रिटर्न। आखिर में एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया गया। सभी हॉस्टेजेस की जान बचाने के बदले इंडिया को 3 मिलिटेंट्स को छोड़ना पड़ा।
तो 2014 में जब उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, तब डोभाल ने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा विजन सामने रखा जो इंडिया के अपने दुश्मनों से डील करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस नई स्ट्रैटेजी को डोभाल डॉक्ट्रिन या ऑफेंसिव डिफेंस के नाम से जाना जाता है, और ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। मतलब इंडिया अब सिर्फ अपने ऊपर हमला होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे को जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं जाकर खत्म करेगा। और ये सिर्फ कागज पर एक डॉक्ट्रिन बनकर नहीं रह गया, इसे हमने एक्शन में भी देखा है। चाहे वो आईएसआईएस के कब्जे वाले इराक से 46 इंडियन नर्सेज की सेफ रिटर्न हो, या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी एक्शंस में डोभाल डॉक्ट्रिन की छाप साफ दिखती है। तो इस तरह अजीत डोभाल का सफर पूरा होता है। एक सफर साए से निकलकर रोशनी में आने का, एक ऐसे शख्स का जिसका नाम कभी फुसफुसाया जाता था, से लेकर एक ऐसे शख्स तक जिसका नाम आज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा नाम है। उनके करियर का पहला हिस्सा पूरी तरह से गुमनामी में बीता, एक ऐसे एजेंट के रूप में जो देश के लिए अपना चेहरा, अपनी पहचान, सब कुछ छुपा कर रखता था। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ इंटेलिजेंस के टॉप सर्कल्स में ही लोग जानते थे। और आज 2005 में आईबी डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर होने के बाद 2014 से वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो इंसान जो कभी साए में काम करता था, अब वही देश की सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिक फेस है, देश की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को शेप कर रहा है। अजीत डोभाल की कहानी देश के लिए डेडिकेशन की एक मिसाल है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। सवाल ये कि एक इंसान का करियर एक देश को शेप करने वाली उन छिपी हुई ताकतों के बारे में क्या बता सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।